गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पोषण का अगला भाग बताने जा रही हूँ। पोषण का हमने पहले भाग में पढ़ा स्वपोषी पोषण, जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये होता है कि अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष माने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? स्वपोषी पोषण वाले जीवों पे निर्भर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये दूसरे जीवों द्वारा तैयार, जो पौधों द्वारा तैयार जटिल भोजन होता है, जटिल पदार्थ होता है, उसको अंतर्ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो विषम पोषी पोषण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। चलो मैं इन्हें तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला है अंतर्ग्रहण पोषण। अंतर्ग्रहण पोषण होता है, इसको बोलते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन। हेलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या आते हैं? अमीबा, मनुष्य, जो हम मनुष्य हैं, और अन्य जीव जंतु होते, जानवर होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। इनका ये बाहर से भोजन लेते हैं, और भोजन जो स्वपोषी पोषण द्वारा पदार्थ तैयार जटिल भोज्य पदार्थों को लेते हैं, और उनका जो पाचन होता है शरीर के अंदर होता है, इनको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, अंतर्ग्रहण पोषण। उसके बाद आता है मृत जीवी पोषण। ये मृत जीवी पोषण जो होते हैं, ये विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं यीस्ट, मशरूम, कवक। ये क्या करते हैं? जो जीव मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मृतोजीवी पोषण। ये क्या करते हैं? इनका जो पाचन होता है शरीर के बाहर होता है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं सेपरेट। और ये उसके बाद होता है परपोषी पोषण, इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण मतलब होता है ये अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं। ठीक है, वहीं से इसने अपना पोषण लेते हैं, और वहीं पे ये अपना निवास स्थान बनाते हैं, जिसपे ये रहते हैं उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अमर बेल होती है, अमर बेल जो जिस वृक्ष के ऊपर ये अपना बनाती है उसी से अपना भोजन लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं परपोषी पोषण। जू हमारे सिर के ऊपर रहती है और हमारे ही सिर से अपना भोजन भी लेती है और रहती भी यही है, इसको बोलते हैं परपोषी जू। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पीताकृमि, हमारे हाथों में होता है ये पीताकृमि। ठीक है, फिर अगला है सहजीवी। सहजीवी एक विषम पोषी पोषण है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जो नील हरी शैवाल होती है और ये राइजोबियम होता है, ये इसी प्रकार का पोषण करते हैं। फिर अगला है, हमारे कोर्स में केवल क्लास 10 में केवल मनुष्य का पोषण बता रखा है। जो मनुष्य का जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है? मनुष्य का जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण पाचन होता है। अंतर्ग्रहण माने होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसका पाचन जो होता है शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला आता है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन ऑफ फूड। की फूड जो होता है एक द्वार होता है, जिसको मुंह द्वार बोलते हैं, उसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें अंतर्ग्रहण का मतलब होता है एक कोई मुंह द्वार होता है, कोई द्वार होता है जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण भोजन। जैसे अमीबा में होता है, अमीबा में भी अंतर्ग्रहण पोषण होता है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इससे ये अपना भोजन लेता है। ठीक है, दूसरा है पाचन। पाचन माने डाइजेशन। भोजन लेने के बाद क्या होता है? जो जटिल भोजन होता है वो सरल पदार्थों में विघटित टूट जाता है, उसको बोलते हैं पाचन। ठीक है, तो भोजन जो होता है पाचन होता है, उसका अगला स्टेप है। तो पाचन के बाद होता है अवशोषण। तो जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ? ऊतकों द्वारा होता है, जो ऊतकों द्वारा अवशोषित होता है। जो पचा हुआ भोजन होता है ऊतकों द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, तीसरा है आत्मसात। तीसरा है अवशोषण। अवशोषण माने एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने जो पचा हुआ भोजन होता है वो हमारे ऊतकों द्वारा, कोशिकाओं द्वारा उसका अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चौथा होता है आत्मसात। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन माने जो पचा हुआ भोजन, फिर उसके बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद क्या होता है? ये कोशिकाएं इसको में जो
रक्त की ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, इनको शरीर के विभिन्न भागों में इसको ले लेती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में जो हमें क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये होता है एसिमिलेशन। सब लास्ट में होता है उत्सर्जन, जो आवश्यक तत्व पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, फिर आत्मसात, उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है, जो जो आवश्यक भोज्य पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। जो अनावश्यक पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में जो बच जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, जिसका पाचन भी नहीं हो पाता है, वो पदार्थ क्या होता है, लास्ट में उसका हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जन हो जाता है, एक्सक्रीशन, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स आते हैं जिसके द्वारा कि मनुष्य में पोषण होता है। हम आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र होता क्या है, जिसमें मनुष्य जो भोजन लेता है जिससे उसे ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, भोजन को लेता है और भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होके जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाता है और हमारे शरीर द्वारा उसका अवशोषण होता है। ठीक है, और इसमें हमारे सबसे पहले ये क्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुंह द्वार से शुरू होती है। मुंह द्वार से हमारे जो आहार नाल में ये पोषण होता, आहार नाल में द्वारा ये पाचन तंत्र की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। जो हमारी आहार नाल होती है ये कहाँ से शुरू होती है, ये मुंह द्वार से शुरू होती है और गुदा द्वार में खत्म होती है। ठीक है, ये मुंह द्वार से शुरू होती है और गुदा द्वार में शुरू होती है, और इसमें विभिन्न अंग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मुख द्वार से, हमारा जो पाचन तंत्र शुरू होता है। मुख द्वार से हम भोजन लेते हैं। भोजन लेने के बाद क्या होता है, भोजन दांतों के द्वारा, दांतों की सहायता से चबाया जाता है। दांतों की सहायता से चबाने के बाद या हमारी जीभ की सहायता से और लार की सहायता से क्या होती है, इसकी लुगदी बनाई जाती है। भोजन में हमारा क्या मिल जाता है, लार मिल जाती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज और टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो भोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें खाना चबाने के बाद हमें भोजन कैसा होता है, मीठा महसूस होता है। ठीक है, जो ये टाइलिन नाम का लार के कारण होता है, और लार जो होता है वो भोजन को गीला बनाता है, जिससे कि जो भोजन होता है आसानी से हमें निकलने में सहायता होती है। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है ग्रास नली। मुख द्वार के बाद आती है ग्रसिका। ग्रसिका के बाद जो होता है, ग्रसिका आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो होती है श्वास नली, दूसरी का एक होती है श्वास नली होती है, दूसरी का होती है और ग्रास नली, श्वास नली और ग्रास नली। ठीक, इसीलिए कभी कभी जब हम खाना खाते खाते कभी हमें अचानक खाना हमारा हमें वो फंस जाता है, खाना खाते खाते, खाना खाने के बीच में अगर हम बोलते हैं तो हमारा खाना जो होता है वो अचानक श्वास नली में चले जाता है, जिसके कारण हमें अचानक हमारा भोजन फंस जाता है और हमें खाने में परेशानी होती है। तो इसलिए खाने के बीच में हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ग्रसिका के बाद खाना ये आहार नाल में हमारा खाना जाता है, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के में जो भोजन होता है वो कर्माकुंचन गति, हमारी जो ग्रास नली होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑइसोफिगस, इसमें लगातार क्या होती है, कर्माकुंचन गति होती है। कर्माकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, जो भोजन होता है वो, अगर हम भोजन को सीधे डालेंगे, अगर कर्माकुंचन गति नहीं होगी तो भोजन सीधे जाके आमाशय में चले जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कर्माकुंचन गति के द्वारा धीरे धीरे भोजन स्वयं ही खिसकता हुआ कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में भोजन आने के बाद क्या होता है, आमाशय का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, आमाशय हमारे स्टोमक, आमाशय में भोजन पहुंचता है, तो उसके बाद कर्माकुंचन गति के बाद जो आमाशय भोजन हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो हमारे स्टोमक का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये जे शेप का होता है, हमारा आमाशय जे शेप का होता है। इसके जो आंतरिक अस्त्र होते हैं इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा श्लेष्मा नामक जूसेस का श्रावण होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और का श्रावण, आंतरिक स्तर में इसका श्रावण होता है। जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो क्या होता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे कि क्या होता है, भोजन अम्लीय होने के कारण होता है भोजन हमारे आमाशय में पड़ा सड़ता नहीं है और आसानी से जैसे हमारी मिक्सी में भोजन अच्छे से गुजारा, तो इसमें भी लगातार कर्माकुंचन गति होती रहती है और ये भोजन जो होता है अच्छे से हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है, अच्छे से मिल जाता है, टेस्ट बन जाता है।
HCl से, ठीक है। और जिससे कि इसको क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण ये जो हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया आते हैं, जो कीटाणु आते हैं, वो भी इस HCl के कारण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो और जो श्लेष्मा होता है, आंतरिक स्तर जो होता है श्लेष्मा के बाद जो उसके अंदर स्तर होता है, ये हमारे आमाशय को जो अम्लीय प्रभाव होता है उससे हमारे आमाशय से बचाता है। जो श्लेष्मा होता है हमारे आमाशय को इसके प्रभाव से, अम्ल के प्रभाव से बचाता है, ठीक है। और क्या होता है, जो पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद ये भोजन जो होता है यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से इसमें क्या मिल जाता है, यकृत द्वारा। यकृत में क्या होता है, पित्ताशय होता है। यकृत में एक थैली होती है जिसे पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय में से पित्तरस जो होता है, उसमें पित्ताशय में पित्तरस स्टोर होता है, संचित होता है। तो यहाँ से जब भोजन यहाँ से निकलता है तो यकृत से, पित्ताशय से पित्तरस निकलता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है और इसके बाद ये भोजन कहाँ निकल जाता है, छोटी आंत में जाता है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से निकलते ही ये भोजन कैसा हो जाता है, अभी तक ये भोजन अम्लीय था, इसके बाद इसकी जो अग्नाशय से अग्नाय रस और पित्ताशय से पित्तरस इसको क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है भोजन को। इसके बाद बड़ी आंत में भोजन जाता है। वृद्ध आंत में जब भोजन जाता है तो वृद्ध आंत में क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, इसे बोलते हैं क्षुद्र आंत। और ये कितने मीटर लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है वृद्ध आंत में, ठीक है। इसमें यहाँ जो अग्नाशय से और यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस द्वारा में जो ये एंजाइमों से युक्त होता है, ये बहुत सारे एंजाइमों से युक्त होता है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जो अग्नाशय से 2 रस निकलते हैं, अग्नाशय से जो वो निकलता है उसमें से 2 एंजाइम निकलते हैं, वो आते हैं जो छोटी आंत में, वो होते हैं ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है, 2 एंजाइम स्रावित होते हैं छोटी आंत में, एक होता है ट्रेप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। ट्रेप्सिन जो होता है प्रोटीन का संपूर्ण रूप से पाचन करता है, और जो लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, ये वसा का पाचन करता है। जो वसा होता है इसको छोटी छोटी एमल्सिकृत, माने जो वसा होता है इसको छोटी छोटी गोलियों के रूप में एमल्सिकृत कर देता है और वसा का पूर्ण पाचन करता है, ठीक है। तो इस जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन करते हैं। और प्रोटीन को किसमें बदल देते हैं, प्रोटीन को बदल देते हैं अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को पाचन के पश्चात प्रोटीन को किसमें बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं और वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और ये छोटी आंत में क्या होते हैं, कुछ अंदर से छोटे अंगुली नुमा एक प्रवर्धक होते हैं, अंगुली के जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं अंदर के, छोटी आंत के आंतरिक स्तर में, छोटी आंत के आंतरिक स्तर में एक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं जिसे रसांकुर कहते हैं या दीर्घरोम कहते हैं, इंग्लिश में इसे विली कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, पचे हुए भोजन, इसमें क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, रसांकुर, इसे दीर्घरोम भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में विली बोलते हैं। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के आंतरिक स्तरों में मौजूद रहते हैं। इसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। उसके बाद ये भोजन जाता है बड़ी आंत। पचे हुए भोजन जो बचा हुआ शेष भोजन होता है, जो जिस भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता है, वो उसके बाद जाते हैं बड़ी आंत में, इसको बोलते हैं वृद्ध आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। यहाँ पे जाके इस भोजन का क्या होता है, बड़ी आंत में जाते हैं। ये बड़ी आंत में क्या होता है, जल और पचे हुए भोजन, जो भोजन अभी छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, उसको क्या, बचे हुए भोजन में से जल और लवण का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत में होता है। इसमें भी अंदर आंत में बहुत सारे रसांकुर होते हैं, जो इसमें रसांकुर में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो इस भोजन का जल का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। उसके बाद जो आवश्यक तत्व हमारी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है रसांकुरों के द्वारा और रक्त वाहिकाओं के द्वारा। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है, जो पच भी नहीं पाता है और जो अनावश्यक होता है, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं होती है और जो पच भी नहीं पाता है, वो लास्ट में यहाँ गुदा द्वार द्वारा बाहर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है।
तो थैंक यू बच्चों। आपको ये समझ में आया होगा। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप इसका मुझे जवाब दे सकते हैं।